घटनाएं हुई। मणिपुर सबके सामने ही है, वो लगातार हो रहा है। संसद में प्रधानमंत्री से चर्चा की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे, भाग रहे हैं संसद से। ठीक उसी समय जो घटना हो रही है, ज्ञानव्यापी की घटना हो रही है, और ज्ञानव्यापी की घटना पर भी एक बहुत ही गंभीर एक सवाल उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होता है जो संवैधानिक पद पे है, यानी कि वहां का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो संविधान की जिसने शपथ ली है। वो कहता है कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप पहल करनी चाहिए, ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की, और अगर उसे ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। मतलब एक धमकाने की भाषा, और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उस समय जिस समय मामला कोर्ट में चल रहा है। और उसके साथ ही अब एक और जो घटना हुई है जो सबको वाकई में बहुत दुख देने वाली घटना है, वो है हरियाणा के नूह में। और नूह के बाद में जो सारी घटना आगे हुई है, जैसे तनाव आपका फरीदाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, आगे पलवल तक पहुंच गया, उधर पानीपत सोनीपत तक पहुंच गया। और देखिए मजेदार बात कि हरियाणा के कई हिस्सों से, हो सकता है और राज्यों से भी लोग आए हों, जिस यात्रा की वो शुरुआत वहां से कर रहे हैं, या जिस यात्रा को निकालने की बात कर रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग जगह से लोग आए हुए। तो ये जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने वाकई देश को जो है बहुत संकट में डाल दिया है। और आप तीनों राज्य देखेंगे, मणिपुर हो तो, उत्तर प्रदेश हो तो, हरियाणा हो तो, तीनों राज्यों में राज्य सरकार है भाजपा की और केंद्र में है ही सरकार। तो जहां भी ये सब कुछ हो रहा है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, मारकाट जो करी जा रही है, नफरत जो फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, यही डबल इंजन की सरकार लगातार ये काम कर रही है। और ये बाकायदा सोची समझी साजिश है, और चारों इसमें शामिल हैं, और भी होंगे, लेकिन चारों कौन कौन? आरएसएस इसमें शामिल है, विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल है, और बजरंग दल शामिल है इसमें, और साथ में भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री खुद इन सब में शामिल हैं, अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। 90 दिन से प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। वहां पर हरियाणा में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? नूह में जिस पर्टिकुलर जगह से वो सारी चीजें हुई, वहां पर 3 घंटे तक पुलिस का आता पता नहीं था जिस समय ये घटनाएं हुई। तो कहां थी पुलिस? कौन था पुलिस को रोकने वाला? क्या पुलिस अपने आप वहां से गायब हो गई, या ऊपर से कोई आदेश था कि भी कुछ होने दो, कुछ करना नहीं? और जो सवाल सामने आ रहे हैं, खुद बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आप शोभा यात्रा लेके जा रहे हैं, उसमें हथियारों का क्या काम है? हथियार भी अत्याधुनिक हथियार हैं, रिवॉल्वर हैं, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, साथ में तलवार तो आम ही हो गई उनके लिए। यह कैसी शोभा यात्रा है? तो यह जानबूझकर इस देश का माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा, और राज्यों में भिन्न भिन्न जो बीजेपी की सरकारें हैं उनके द्वारा प्री प्लान यह सब कुछ किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो सतपाल मलिक जी, जो पूर्व गवर्नर हैं, वो जो बात कह रहे हैं, लगता है इन सब घटनाओं को देख के कि उनकी बात, एक एक बात उनकी सही साबित होगी। जैसे जैसे चुनाव, केंद्र का लोकसभा का चुनाव पास में आता जा रहा है, और उससे पहले आप जानते हैं 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। उनके चुनाव तो नवंबर दिसंबर में ही होने हैं, और फिर उसके बाद में जो है अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उस देखते देखते हर जगह ये माहौल हो रहा है। नोएडा में भी एक बड़ी, मतलब उसकी वो हुई है, उसके खिलाफ रैली वगैरह हुई है उसके संबंध में। और एक और मजेदार जो बात है कि इसके सिलसिले में आरएसएस कई जगह पर आंदोलन करने की, और यूं कहें कि वो प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो प्रशासन का काम है, वो अपना काम करें,
प्रशासन यहां किस बात के लिए आया है? पुलिस अपना काम करे। 23 जगह के लिए तो केवल दिल्ली में ही आरएसएस कह रहा है प्रदर्शन करने की। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि जब जो जनता के जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, संसद में आप जवाब नहीं दे रहे। अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया, मोदी सरकार के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट आए हैं, जो सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसमें जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक भी सवाल का जवाब देने में समर्थ नहीं है और पूरी तरह से नंगी हो गई दुनिया के सामने, उन सारी स्थितियों से घिरते हुए तब यह साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। अन्यथा चंद गुंडे आके इस तरह से भड़काने वाली बात कर रहे हैं और पुलिस उनको कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहां है एनआईए इनकी? कहां है सीबीआई इनकी? कहां है इंटेलिजेंस इनका? लोकल पुलिस क्या कर रही है? यह फौज जो है इनके पास में, ये क्या कर रही है? 6 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में बेवजह, जिसका कोई अर्थ नहीं था। 2 होमगार्ड वाले मारे गए। तो हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। वहां के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम लोग वहां किस तरह से वहां जाएं, किस तरह का प्लान हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं, क्योंकि केवल वहां जाके और आप केवल पर्यटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझते। आप जानते हैं महमूद भाई ने जिस समय जहां दिल्ली दंगा हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टेड लोग थे जाके उनसे बात की, उनकी बातों को सुना और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम जाने का मतलब हमारा यह है, अगर हम जाएंगे तो कोई अर्थ है उसका, उनको जो लीगल एड चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे, और साथ में जो पुलिस की ये गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहें कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है। और जिस तरह से अब गांव गांव जाके घर घर से लड़कों को उठा रही है, नौजवान बच्चों को उठा रही है पुलिस, ये सारा सब कुछ रुके, पुलिस की तानाशाही गुंडागर्दी रुके, तो जाएंगे हम लोग वहां से। जब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, बात हमारी मानेंगे, देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारी हिदायत, हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को और विशेषकर आरएसएस को कि ये जो देश का माहौल खराब करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसे न करें। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आज तक हिंसा में कभी किसी का भला नहीं हुआ। और साथ के साथ जो भी वहां पर लोग हैं, मेवात के जितने भी लोग हैं, हालांकि वहां वो ऐसा इलाका है, 1947 में जब देश में कई जगह पे दंगे हुए, मेवात के इलाके में कोई दंगा नहीं हुआ। और 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद के बाद में कई जगह वारदातें हुई, वहां तब भी कुछ नहीं हुआ। और वो उस स्थिति में है जबकि वहां की 80% आबादी मुस्लिम आबादी है। लेकिन लोगों की समझदारी का, लोगों की सहन शक्ति का स्तर इतना है कि वो किसी भी तरह से इस बहकावे में नहीं आते। और इस बार तो केवल उन्होंने नहीं, जो भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, जैसे उकसाने की कोशिश की, और अभी भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसानों को उकसाया जा रहा है। मोनू मानेसर के नाम के साथ में यादव लगा के उसको कहा जा रहा है कि मोनू यादव मानेसर, मोनू मानेसर यादव करके, मतलब इस तरह से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके किसान, वहां के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग हैं, वो उकसावे में नहीं आए और एक तरह से आरएसएस के और बजरंग दल और इनके विश्व हिंदू परिषद के मंसूबों पर पानी वहां की पब्लिक ने फेर दिया है। पर फिर भी यह घटनाएं दुखद है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इनके आईटी सेल के कीड़े हैं, तनखैया कीड़े, ये लगातार जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। हम इस सब की भर्त्सना करते हैं और उन लोगों से हम अपील करते हैं, वहां के मेवात के लोगों से, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई में ना आए, शांति बना के रखें ताकि माहौल खराब ना हो। क्योंकि ये यही चाहते हैं, ये उकसावे की कार्रवाई करने के लिए कुछ भी गंदा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं माहौल खराब होगा तो उसका फायदा इन्हीं को मिलेगा। ये वही लेना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं।
तो सब लोगों से अपील है, वहां के लोगों से और देश के सभी लोगों से अपील है, इस गंदगी से बचें। और जिस तरह से अब आप पब्लिक इनका जवाब देने लगी है, उसी तरह से लगातार इनके हर मंसूबों को फेल करें, ताकि देश का माहौल बिगड़े नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहे। और आगे हमारे भाई, बड़े भाई महमूद पराचा जी इस विषय में आपको संबोधित करेंगे, बताएंगे, और उसके बाद आपके जो सवाल हो प्लीज आप पूछिए। चाहिए या मेरी आवाज काफी है सर? भाई ये बैग हटा लेना, किसका है भाई? ओ भाई एचएनपी वाला उधर रख देना, ऊपर वो आवाज नहीं आ रही। सर फिर से टीम बनाई जाए अपनी। हाँ सर, पक्का। आवाज मार दो, रंजन जी को रोज बोलता हूँ, टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। कौन किया? टेस्ट 1 2 3 ठीक है। सबसे पहले तो मैं बहुत इस दुख भरे माहौल में भी आज एक जो आशा की किरण नजर आ रही है, और वो बहुत बड़ा चेंज जो हम देख पा रहे हैं, वो आप सब लोग जो कि देश का चौथा स्तंभ हो, असली प्रेस, वो क्रिमिनल मीडिया नहीं, जो नोएडा के बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स जिनको अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, जिन्हें हम क्रिमिनल मीडिया कहते हैं, उन सब से ज्यादा, उन सब की व्यूअरशिप से ज्यादा आज जितने आप लोग यहां बड़ी संख्या में आए हो इस विषय पर, यह इस बात का साफ सबूत है कि अब हम लोगों की, अंबेडकरवादियों की आवाज जो है, पूरा देश आप लोगों के माध्यम से इस क्रिमिनल मीडिया से कई गुना ज्यादा सुनने वाला है आने वाले टाइम में। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति इस बात को दिखाती है, और इससे हम बाकी सभी भी अंबेडकरवादियों से ये गुजारिश करते हैं कि आए सामने और असली जो सोशल मीडिया है, जो असली मीडिया है, असली चौथा स्तंभ है, उसका प्रयोग करके आगे बढ़े, और ये जो देश विरोधी, संविधान विरोधी, भारत विरोधी, इंडिया विरोधी ताकतें हैं, उनको देश से उखाड़ फेंके और इनके सही स्थानों पर, जेलों में, हमारे देश में बहुत सारी जेलें हैं जिनमें इन लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को पहुंचाना इस देश के हरेक सच्चे और अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, फर्ज है, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने के लिए आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब अभी हरियाणा नू की आप लोगों ने बात सुनी। हम लोग अंबेडकरवादी इस बात को साफ साफ तौर पे कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से अचानक नहीं होती हैं घटनाएं, चाहे वो मणिपुर हो, आरामबाई तेंगुल और मैतेई लेपुम नाम की दो संस्थाएं हैं जो आरएसएस की, बजरंग दल जैसी संस्था है मणिपुर में। ये जो अभी यहां जो हुआ है हरियाणा में, शुरुआत नू चल के कौन गया? अगर हिंदू समुदाय भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग थे, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे होते, अगर अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, तो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं होता। और ज्यादातर लोग अपनी धार्मिक भावनाओं से ही जाते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन लोगों में आरएसएस द्वारा ट्रेंड, मणिपुर में भी, यहां गुजरात में भी, यहां यूपी में भी, यहां हरियाणा में भी, और जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, बिहार शरीफ में भी आपने देखा, तो इनके ट्रेंड आरएसएस के जो आतंकवादी कार्डर्स होते हैं, जिनको ये ट्रेन करते हैं, आप लोग ही दिखा रहे हैं ना, ये वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रही हैं, आप लोगों के माध्यम से पिस्तौलों की ट्रेनिंग देते हुए बजरंग दल के लोगों को, हथियार बांटते हुए आप ही लोग दिखा रहे हैं ना, वो क्रिमिनल मीडिया तो नहीं दिखाती। तो ये आतंकवादी संगठन जो हैं, इनको जो इनके हथियारबंद ट्रेंड
सिपाही हैं एक तरह से, जो आतंकवादी हैं। जिस आतंकवादी एक संगठन की सरगना जो थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो वैसी ही संस्थान जो आरएसएस द्वारा ट्रेंड है, वो लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं, ऐसे जुलूसों में जाते हैं, अपने कार्डर्स भेजते हैं और वो शरारत करते हैं, वो लोग आग लगाते हैं, वो लोग हमले करते हैं। पूरा कोई भी समुदाय कोई ऐसी गलती नहीं करता है। एक तो हमें यह बात अच्छी तरीके से आपके माध्यम से पूरे देश को समझ लेनी चाहिए। मणिपुर में मेतेई समाज ने नहीं किया है, ये दो संस्थाओं ने किया है जो आरएसएस के कार्डर्स हैं। तो मेतेई समाज को बुरा समझना गलत है, ये आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादियों को बुरा समझना और उनको सबको पकड़ के अपने बॉसेस के साथ, जो कहां बैठे हैं, नागपुर में, जो दिल्ली में बैठे हैं, उन लोगों के समेत जेलों में भिजवाने का काम हर एक भारतीय नागरिक का है। किसी भी समुदाय को बुरा बनाने की कोशिश ये लोग ही करते हैं और ये इतने बेशर्म है कि खुद अपने समुदाय को भी बताना चाहते हैं कि ये दो समुदायों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा कौन करता है? आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां भी जो हरियाणा के सीएम साहब हैं, मोनू मानेसर, उनके एक कार्यकर्ता हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जो आरएसएस के ट्रेंड आतंकवादी हैं। यही आतंकवादी जो ये काम करते हैं, ये इलेक्शन के दौरान बूथ कैप्चरिंग का काम भी ये करते हैं। ये भी विपक्ष की पार्टियों को इस बात को समझ लेना चाहिए। इनके साथ कोई भी नरमी पूर्वक बिहेवियर जो है वो देश के लिए घातक सिद्ध होता है। तो राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर, जो कि बीजेपी और आरएसएस का एक कार्डर है, आतंकवादी कार्डर है, उसको अरेस्ट ना करके, उसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा ना दर्ज करके, यह गलती राजस्थान सरकार की है जो पूरे देश को भुगतनी पड़ सकती है। तो राजस्थान सरकार को इस बात को चेत जाना चाहिए और मोनू मानेसर को आतंकवाद की घटनाएं करने के लिए अरेस्ट करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही मोनू मानेसर और इस जैसे दूसरे कार्डर्स आरएसएस के कल राजस्थान में बूथ कैप्चरिंग करेंगे, तब इलेक्शन के टाइम ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की जो सरकार है वहां। तो हम लोग, जैसे दिल्ली दंगों का भी भानु भाई ने उदाहरण दिया, हम लोग क्या करते हैं? सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके काम करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो जब कानून तोड़ते हैं, जैसे अभी मोनू मानेसर को, और ऐसी वीडियोस भी आप लोगों के माध्यम से सामने आ रही हैं जहां पुलिस के साथ खड़े होके ये आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। पुलिस भी वहां मौजूद है और ये आतंकवादी गोलियां पुलिस के साथ खड़े होकर चलवा रहे हैं। तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों को जेल भिजवाने का काम हम दिल्ली दंगों में भी कर रहे हैं और दूसरी जगह भी करेंगे, क्योंकि ये लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं आरएसएस और बीजेपी के आतंकवादी कार्डर्स से भी ज्यादा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है कि इन कार्डर्स को अरेस्ट करें। भले ही कितना भी प्रेशर हो अमित शाह जी की तरफ से, भले ही खट्टर साहब की तरफ से कितना भी प्रेशर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर मणिपुर का कितना भी प्रेशर हो, पुलिस को काम संविधान के दायरे में करना है। सरकारी अफसरों को काम सरकार संविधान के दायरे में रहकर संविधान की जिम्मेदारी के तहत करना है। यही काम हम लोग मणिपुर से भी जाएंगे, वहां से भी हमारे पास आ रही है रिक्वेस्ट, जो हम जाएंगे वहां भी, और नू भी जाएंगे, वहां से भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। लेकिन हम जाएंगे तो हम ये संवैधानिक वार्निंग दे रहे हैं, वैधानिक वार्निंग दे रहे हैं सभी पुलिस के अधिकारियों को, सभी सरकारी अधिकारियों को। कितना भी प्रेशर पॉलिटिकल आपके आकाओं की तरफ से हो, आप वो काम करोगे जो कानून आपसे कहता है करने के लिए, उसके बाहर जाके काम करोगे तो आप भी अपराधी हो जाओगे। ये सोच समझ के आप जो भी कार्य कर रहे हो करो, वरना कानून आपको पड़ेगा, संविधान पकड़ेगा। संविधान और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हम नू की जनता से और मणिपुर की जनता से और देश के गुड़गांव की जनता से ये कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे और हम ऐसे सभी शक्तियों को जो देश तोड़ना चाहती हैं, देश का माहौल खत्म करना चाह रही हैं, खराब करना चाह रही हैं, और गुड़गांव में देखिए क्या शरारत कर रहे हैं, दिल्ली में क्या शरारत कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में आया हुआ है, उसको सब खराब करने की चेष्टा जो है ये आतंकवादी संगठन कर रहे हैं गुड़गांव में, जो इन्होंने आतंकवाद की घटनाएं शुरू की हैं नू के बाद। तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, और ये लोग इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिकों के सबके दुश्मन हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। खास तौर पे हम लोगों को
इन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो नॉन बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे भी ज्यादा हमें अंबेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज्यादा आज किसी पर भरोसा करते हैं तो अंबेडकरवादियों पे करते हैं, और जो सोशल लोग एक्टिव हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जेन्युइन, वो फ्रॉड वाले नहीं, जेन्युइन जो लोग हैं उन पे भरोसा करते हैं, जो जान हथेली पे लग के सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखते हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जो सीधा बोल रहे हैं कि ये सब गतिविधियां आरएसएस और बीजेपी ने कराई हैं, अमित शाह साहब ने कराई हैं, खट्टर साहब ने कराई हैं, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कराई हैं, ये जो बोलने की, और इसी वजह से प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? बोलते ही चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए खामोश हैं। चोर हमेशा बचता है, और आप जैसे लोग अब हैं कोई, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी जी ने कर ली तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप में से कुछ लोग भी वहां ना हो, आपसे डर के मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वरना जो ये इनकी क्रिमिनल मीडिया है उनके साथ तो ये कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप लोगों की वजह से मोदी जैसे व्यक्ति सब कुछ लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, ये मीडिया मैनेजमेंट का, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं, मणिपुर के मामले में बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी के मामले में बोलने से डरते हैं, चाइना के मामले में बोलने से डरते हैं, किसी भी मामले से बोलने में डरते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है। उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद। और अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें। 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं अब तक, अभी किसी भी एफआईआर में बजरंग दल और बीएसपी का नाम नहीं है, तो क्या माना जाए कि जो पीड़ित है उसी गुजरात घराने की कोशिश है? यही फॉर्मूला गुजरात का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला दिल्ली जो हमले हुए थे, आतंकवादी हमले जो दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला मणिपुर का है, यही फॉर्मूला हर जगह का है, यही फॉर्मूला उत्तराखंड का है। कोई ये फॉर्मूला भी अलग नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा है, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस के संबंधित लोग हैं और इनके साथ सरकार में बैठे हुए। इसीलिए हमने वार्निंग दी है ना पुलिस के अधिकारियों को और सरकारी अधिकारियों को कि इंसाफ से काम करें, संविधान और कानून के दायरे में रहकर करें। हम लोग आएंगे और तब आप लोग मुसीबत में आएंगे, क्योंकि आप कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से धमकाया जा रहा है कि जो गुड़गांव के एरिया में लोग मुसलमान हैं, जो रेहड़ी पटरी कमाते हैं लोग, उनको धमकाया जा रहा है कि गुड़गांव छोड़ दे, नहीं तो 2 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल वाले, बीएचपी वाले, मैं यही तो कह रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं, शरीफ नागरिकों को डराते धमकाते हैं, उनका बिजनेस छीनते हैं, यही काम तो करते हैं। यही तो हम बोल रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है। हमें शिकायत पुलिस के अधिकारियों से है, सरकारी अधिकारियों से है कि भले ही चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें बोल रहे हैं कि उनको खुली छूट दो, उनको वहां अपने साथ खड़े रह के गोलियां चलवाओ, क्योंकि ये आतंकवादी डरपोक भी तो होते हैं। बंदूकें होने के बावजूद भी, इतने हथियार होने के बावजूद भी डर तो लगता है ना, तो उसके लिए चाहिए पुलिस। तो इसीलिए पुलिस कम दोषी नहीं है इसमें। पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो इस काम में सहयोगी हैं, उनके वो भी अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नफरत, हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं। लेकिन थाना के सामने आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, स्पीच दिया जा रहा है, सीधे सीधे मुसलमानों की धमकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती। लेगी धीरे धीरे, आप लोग देखें। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये आतंकवादी क्या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? ये संविधान ही नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानेंगे? इसीलिए मैं उन अफसरों को कह रहा हूं कि आतंकवादी ना बने, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो आतंकवादी ना बने। नांगलोई के भी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर स्पीच दी गई है, और हरियाणा के नूह में चारों तरफ से बोला जा रहा है कि नूह पे अटैक करो। ये पुलिस की मौजूदगी में है ना, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है किसी एफआईआर की जरूरत नहीं है, पुलिस को स्वयं एफआईआर करनी है। मगर ये लोग, ये भी अपराधी हैं जो पुलिस के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ही नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये लोग धारा 120 भी, ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी इन हमले कराने में शामिल हैं और इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर 2024 के चुनाव से पहले ये भूमिका बनाई जा रही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें मेरे कहने से और या किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ये देश तोड़ने की कगार तक ले जाएंगे अपना चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि ये देश पहले ही बेच चुके हैं। इनके सारे साथी जितने भी हैं भ्रष्ट, जो इनके क्लोजेस्ट जो लोग हैं, वो सारे लाखों की संख्या में आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं वो यहां से पैसा लूट के जा रहे हैं। जब भी कोई अच्छी सरकार आएगी
इन सभी लोगों को वापस पकड़ के लाएंगे, इनसे सारा पैसा वापस लेंगे और इन सभी को जेल भिजवाने का काम है। सीएम खट्टर ये भी तो कह रहे हैं कि पुलिस हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। नहीं, भ्रष्ट पुलिस किसी की रक्षा नहीं कर सकती, हर किसी की नहीं। पुलिस भ्रष्ट होगी तो किसी भी की रक्षा नहीं कर सकती, सिर्फ वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होगी, आतंकवादियों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ। हां, अगर पुलिस ईमानदार है तो वो सबकी रक्षा कर सकती है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे बोलता है वो खुद ये सब काम करा रहे हैं, खट्टर जी, क्योंकि ये खुद काम करा रहे हैं। तो अब जब दुनिया के सामने इतने उनके गंदे और घिनौने कारनामे आ गए तो वो पुलिस को ऊपर लांछन लगा रहे हैं। पुलिस 100% कर सकती है। आप पुलिस के किसी भी अधिकारी से बंद कमरे में बात कर लीजिए, वो बता देगा हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या करना है, ये बजरंग दल वाले 50 लोगों को तो अरेस्ट करना है, पूरे देश से बता रहा हूं मैं आपको। एक भी चूहे हैं ये पुलिस, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में तो आते हैं, वैसे निकल के आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो बरेली में देखा गया था, वहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और अच्छी कार्रवाई की, आतंक बचा। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादा अच्छी है वहां से? एक अफसर है और उसमें संलिप्तता प्राप्त हो रही है फिर आरएसएस और बीजेपी की। एक अफसर था ना, 2 मिनट में ठीक कर दिया सब उसने, चौधरी साहब ने कर दिया ना। यही मैंने बोला अभी, खट्टर साहब जो पुलिस का बहाना ले रहे हैं और जो मणिपुर में मेतेई कर बदनामी की जा रही है और ये नूह में हिंदू समुदाय की बदनामी की जा रही है कि ये हिंदू समुदाय ने झगड़ा कर लिया, ये गलत है। आरएसएस के काडर्स ने वहां झगड़ा किया और एक ईमानदार अफसर जहां भी होता है वहां किसी गुंडे, मवाली, आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती वो चूं भी कर जाए। वो बरेली का एग्जाम्पल आपने खुद ही दे। लेकिन मीडिया यहाँ पर देख रहे हैं आप, आरपीएफ का जवान खुद कहता है कि सच्चाई दिखा रही है, उनकी बात सुनो, और दाढ़ी देख के मार दिया जाता है, वो माहौल कैसे सुधार पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं, ऐसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी आतंकवादी होते हैं। मैंने क्या बोला, वर्दी पहनने से ने कोई पुलिस नहीं बन जाता है। भारत के संविधान के हिसाब से काम करने से ही पुलिस वाला बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है। भारत का संविधान तोड़ा, कानून तोड़ा तो वो अपराधी होता है। ऐसे अपराधी बहुत सारे पुलिस फोर्सेस में ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुसा दिए हैं। उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको भी हमने कानूनी कार्रवाई के जरिए जेलों में भेजना है। मीडिया कह रही है मानसिक संतुलन खराब था उसका, चेतन का, जो जिसने मारा है। मैं खुद ही बोल रहा हूं, ये आरएसएस और बीजेपी के सारे लोगों का जो काडर्स हैं इनके खास तौर पे मानसिक संतुलन तो खराब है ही। ये देश के विरोध कर रहे हैं, ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादियों का मानसिक संतुलन तो सभी का खराब होता है, इसमें कौन सी नहीं बात। जो उनके सरगना है उसके लिए मैं जाकिर नायक का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जाकिर नायक के ऊपर क्या केस है? ये नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ आतंकवादी घटना की, उन्होंने भाषण ऐसे दिए, उन्होंने तकरीरें ऐसी की कि उससे लोग इंस्पायर होके आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं। यही जाकिर नायक के ऊपर केस है ना। यही केस हूबहू जाकिर नायक का मोदी जी पे, योगी जी पे, अमित शाह जी पे, मोहन भागवत जी पे और इनके सैकड़ों लीडर्स पे हूबहू सेम टू सेम अप्लाई होता है जाकिर नायक वाला केस। ये लीडर्स हैं, यही ट्रेन कर रहे हैं इस मानसिकता को विक्षिप्त बनाने का और इस मानसिकता को बीमार बनाने का काम इनके लीडर्स कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पे जो डिबेट चलती है उनका कितना असर पड़ रहा है इससे लोगों पे? इस सभी घटना को अंजाम दे रहे, ट्रेन में, मेट्रो में और भी जगह। वो क्रिमिनल मीडिया खराब कर रही है। आप लोग आगे आए ना, इसीलिए तो मैंने आपको अपनी खुशी का इजहार किया था आज। आपके आते ही आप लोग आगे आ जाएंगे तो वो मीडिया खत्म हो जाएगी। क्रिमिनल्स खत्म हो जाते हैं आप जैसी पुलिस के आते ही। तो आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, अगर इसी प्रकार से आप लोग इन मुद्दों को इस मजबूती से उठाएंगे तो एक क्रिमिनल मीडिया समाप्ति हो जाएगी ना। देश के लोग आप लोगों को देखना चाह रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के खिलाफ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं और अपने भी जो इनके काडर्स हैं उनसे भी आप लोगों की, सोशल मीडिया की, इनकी एक बड़ी टीम तैयार हो रही है जिसमें ये हजारों करोड़ लगाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास सच्चाई है, सच्चाई को पैसे से हराया नहीं जा सकता, ईमानदारी को पैसे से हराया नहीं जा सकता। मानेसर को लेकर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार आपस में कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, जुबानी जंग हो रही ट्वीट पे। राजस्थान सरकार कह रही है कि मैं गिरफ्तार करने गया, हरियाणा सरकार नहीं करने दे रही है। हरियाणा कह रही है कि आगे गिरफ्तार करिए, हम आपकी मदद करेंगे। देखिए खेल क्या चल रहा है? जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। पुलिस के पास में कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अधिकार हैं, तो आप संवैधानिक रूप से काम कीजिए। आपको किसी गुंडे को पकड़ना है, किसी अपराधी को पकड़ना है, कोई वांटेड है उसको पकड़ना है, सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप सीआरपीसी के तहत करिए ना काम। आप जाइए वहां पर जिस इलाके में वो रहता है, उस इलाके के आप थाने में जाके अप्रोच कीजिए, बताइए कि इसके खिलाफ ये है, हमें इस आदमी को पकड़ना है।
लोकल पुलिस को भेजिए, वो नहीं भेजेंगे तो आप मजिस्ट्रेट के यहां पे एप्लीकेशन लगाइए। ये सारे प्रोविजन हैं, आप करें उसको। अगर पुलिस करना चाहेगी तो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते करना चाहे तो। लेकिन अगर जुबानी जंग हो रही है तो वो घटिया स्तर की राजनीति है और कुछ नहीं है। सर एक बात बताइए। और पुलिस और भी अब राजनीति और भी करने लगी है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मामला बहुत संगीन है, या यूं कहो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान से कोई बात निकल के आती है। कैसे निकल के आती है? पूछताछ कौन करता? क्या आपके सामने होती है या चौराहे पर होती है? नहीं ना, पूछताछ होती है जो गवाह है या जो मुलजिम है उससे अकेले में। तो वो जिस व्यक्ति से पूछताछ हो रही है उसके और पुलिस के बीच में है। अगर वहां से कोई चीज लीक हो रही है तो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और पुलिस के द्वारा की जा रही है तो यह सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, उसको पॉलिटिसाइज करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए ये सारी चीज, तो जुबानी जंग का कोई मतलब नहीं है। आप काम कीजिए, आपको अधिकार है। अब बताइए सर, जब नफरत की रैलियां निकल सकती हैं तो सौहार्द की रैलियां क्यों नहीं निकलती? किसकी? जब नफरती रैलियां निकल सकती है जिनमें भाषणबाजी होती है, नफरती भाषण दिए जाते हैं जी, तो सौहार्द की बात करने वाले लोग वो रैलियां निकलकर क्यों नहीं जाते? नहीं, निश्चित रूप से निकल सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर रैलियां ना भी निकले, पर जो लोग वो दंगा भड़काना चाह रहे हैं, जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ने दे रहे, यह भी क्या कम बड़ी बात है? यह भी एक अच्छी बात है। हां, मैं मानता हूं कि अगर सौहार्द वाली रैलियां निकलें और लोग बोलें, जैसे हम लोग, आप सारे मीडिया वाले जो साथी हैं, सबको बुला के हम लोग जो बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और पुलिस वो अपना कर्तव्य करे उसको बता रहे हैं, ये काम और लोग भी कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें आपके इंस्टाग्राम वगैरह है, इन सबको यूज करते हैं, वहां ये बात कह सकते हैं। और अगर वो चाहें तो और भी नहीं तो कम से कम अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त हैं, जो अपना सर्किल है, उसमें तो बात कह ही सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे बात ये फैलती है, और ये करना पड़ेगा सिविल सोसाइटी को, जो समाज के लोग हैं उनको आगे आके ये बात करनी पड़ेगी। नहीं तो ये गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, जो बहुत टारगेटेड है, ये आगे और बढ़ेगी, और इससे देश को दिक्कत होगी, सभी लोगों को दिक्कत होगी। और जो अभी एक बात और कही, जो आप सारे साथी आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, अभी आपने देखा होगा मणिपुर के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, आप सब लोग उसे देख रहे होंगे। उसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है, सीजेआई साहब बार बार कह रहे हैं कि जो चीज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, जो इंफॉर्मेशन वहां उपलब्ध है, वो इंफॉर्मेशन सरकार के पास क्यों नहीं है। यह बात बताने का मकसद मेरा यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को कोर्ट भी देख रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उन सारी चीजों को देख रहे हैं। यह चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कि बात जो भी है, सच जो भी है, आप पूरी ईमानदारी से दिखाते रहे हैं, उसको और ईमानदारी के साथ में दिखाएं, आगे बढ़ाएं। देश को बचाने में आपका बड़ा योगदान है। एक मैं जाकिर भाई की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। देश में सांप्रदायिक सौहार्द है ही, ये लोग खराब करते हैं, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर इनको पकड़ के जेलों में भिजवा दिया जाएगा, इनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, तो सांप्रदायिक सौहार्द की रैलियां निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द तो है ही। ये खराब कर रहे हैं जान के। भारत के संविधान को बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें प्रियम्बल में ही फ्रेटर्निटी लिखा था ना, फ्रेटर्निटी, वो इसीलिए लिखा था, वो है। अंबेडकरवादी तो 90% है ना देश में, उसको खराब करने का जो काम किया जा रहा है उसको रोकना जरूरी है। सर एक आखिरी सवाल, नूह में जो 200 झुग्गियां पे बुलडोजर चढ़ा गया, उसे आप किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से ये गलत है, इसमें देखने वाली क्या बात है, निश्चित रूप से गलत है, और सरकार की ये तानाशाही है, और इसी से सरकार का एक पक्षीय रवैया नजर आता है। और अभी थोड़ी देर पहले एक साथी पूछ रहे थे, जो कह रहे थे कि जो भी पकड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग पकड़े जा रहे हैं, अभी तक भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोगों पे नहीं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वही लोग इस सबको कराने वाले हैं,
तो जो लोग हैं करने वाले, जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो गुंडे हैं जिनको बुलाया गया, जो 150 से ज्यादा गाड़ियों में भरकर वहां पहुंचे हैं, ये सब कुछ सरकार के द्वारा कराया ना, तो सरकार अपने ही गुंडों को कैसे बंद कर लेगी? अभी तो उसे और भी उन गुंडों से काम लेना है ना, इसलिए उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, या वो अरेस्ट नहीं हो सकते, या वो जेल नहीं जा सकते। महमूद भाई ने जो अभी बताया वो यही बात बताई कि हम लोग कानून पर, आपको भी भरोसा होना चाहिए, लोगों को भी भरोसा होना चाहिए। हमें कानून और संविधान पर भरोसा है, हमें मालूम है कानून और संविधान की ताकत। हम इसीलिए कह रहे हैं कि लोग अगर कहेंगे, लोग अगर बुलाएंगे तो हम तरीके से वो सारी चीजें करेंगे। पुलिस भी गुंडागर्दी करने से रुकेगी, पुलिस भी अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, एफआईआर लिखेगी, नहीं लिखेगी तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले, लीगल तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम जो काम करेंगे वो लीगल तरीके से करेंगे। एक चीज आपको जरूर जाननी चाहिए कि कानून के फंदे में अगर कार्रवाई लीगल तरीके से हो रही प्रॉपर, उस फंदे में अगर कोई व्यक्ति एक बार फंस गया तरीके से, फिर निकलता नहीं है। हो सकता है उसमें समय लग जाए, लेकिन जब उस पर फैसला आता है तो बहुत सारी चीजों को तबाह करके जाता है। सर, अभी जो 4 आरोपियों को जिन्होंने मस्जिद में घुस करके इमाम की हत्या करी, पुलिस ने उनको पकड़ा, लेकिन उनके कार्यवाही करने के विरोध में जो है थाने पर जाकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगे भाई, अपने जो उनके गुंडे हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके मतलब इस पूरी घटना को अंजाम देने में जो शामिल रहे हैं, उनको बचाने के लिए तो वो काम करेंगे ही ना। और फिर भी पकड़ भी लिया है तो भी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद आपको या किसी को रखनी नहीं चाहिए, लेकिन होगी। ये मैं कहना चाहता हूं इसमें कि ये पुलिस के पास एक मौका है कि उनके बाकी साथी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो धारा 120B में उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए कि वो जिन्होंने हत्या की है उनको जेल तोड़ के, एक तरह से यही हो रहा है ना कि जेल जबरदस्ती पुलिस के ऊपर दबाव बना के छुड़ाना चाह रहे हैं, तो वो उनके साथी हैं, वो तो उनके जो एक्यूज, दूसरे को एक्यूज है, वो उनको प्राप्त हो रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि उन लोगों को अरेस्ट करे। धर्मरक्षक बताते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए आए हो, पूछो। आप लोग ज्यादातर लोग जो आतंकी तो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं धर्मरक्षक है, वो धर्म के रक्षक है, इसमें क्या कह रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार में जो भी काम किए जाते हैं, देश की तबाही के, जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ने के, ये जितने भी काम किए जाते हैं, ये धर्म की और देश की, देशभक्ति की आड़ में किए जाते हैं। इनसे ये पूछो कि धर्म रक्षक तो हो, धर्म को भी किसी रक्षा की जरूरत पड़ती है क्या? अगर धर्म को भी रक्षा करने की जरूरत पड़े तो वो धर्म नहीं है कम से कम। और बाकी और चीजों की, औरों की रक्षा करने की बात कर रहे हो आप, गौरक्षा की तो पुलिस काहे के लिए है? ये फौज काहे बात के लिए है? ये पैरामिलिट्री फोर्स काहे के लिए है? मतलब समाज के लोग अपने लिए बनाएंगे कि भाई हम करेंगे रक्षा, अपने आप सुमोटो वो बन जाएंगे कि हमें रक्षक, और हथियार लेके वो रक्षा करेंगे। हथियार लेके किसी की रक्षा नहीं होती। इस तरह से सामूहिक रूप से गिरोह बनाकर, और जब सरकार शामिल हो जाए तो गुंडागर्दी की जाती है। ये सारे के सारे माफिया के लोग हैं, सब लोग। सो काम रक्षा करने का, चाहे किसी प्राणी की रक्षा हो, जानवर हो, कोई भी कीट पतंग हो, कुछ भी, या इंसान हो, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। और सर, जो आप कह रहे हैं वही तो सीएम योगी कह रहे हैं कि देश जो संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक आधार पर नहीं चलेगा। तो सीएम योगी से आप ये बात जाके पूछो कि फिर ये बताओ आप कि ये क्यों कह रहे हो आप कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप ही वो दे देना चाहिए, और अगर उस ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा। ये क्यों कह रहे हैं? फिर इस बयान के पीछे क्या है? किस बयान के पीछे? राजनीति सबको जानते हैं भाई, राजनीति है और नफरत है। ये नफरत फैलाना है, क्योंकि उनके पास में, देखिए, शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार चाहे डबल इंजन या ट्रिपल इंजन कुछ भी कह लें, वो हर मुद्दे पर वो फेल है। शिक्षा के मुद्दे पर फेल है, रोजगार के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, वो स्वास्थ्य के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल है, सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से फेल है, मजदूरों के मामले में पूरी तरह से फेल है, किसानों की समस्याओं का निवारण करने में पूरी तरह से फेल है। 2022 में दुगनी करने की बात कही थी आय किसानों की, और आज की तारीख में उनकी आय 40% कम होगी किसानों की। दुगनी तो बात ही छोड़ दीजिए। 2022 तक सबको मकान मिल जाने थे ना पक्के, मोदी यही तो कहते थे चिल्ला चिल्ला के।
कितनों को मिले आपके सबके सामने है। एजुकेशन का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया, भट्टा बिठा दिया। ओआरओपी के लिए मैं समझता हूं 2500 से भी ज्यादा दिन हो गए और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थिति है। और महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, किस तरह से सरकार ने घिनौना षड्यंत्र रच के बहन बेटी की इज्जत आबरू का सौदा कर लिया, यह सब कुछ आपने सब अपनी आंखों से देखा है। सो सरकार हर मुद्दे पर फेल है, इसलिए अब कुछ उसके पास नहीं रहा सिवाय देश का माहौल खराब करने के, नफरत फैलाने के, हिंदू मुस्लिम करके, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा दूसरा कोई उनके पास बचा नहीं। इसलिए ये सारी चीजें हो रही। सर एक वीडियो आया, उसमें जो बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल से छोड़ करके स्कूल के बाद में वो बच्चे शामिल हो गए बजरंग दल के प्रदर्शन में। तो ये जो देश के दो निहाल जा रहे हैं इस रास्ते पर, उसके माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके विषय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? उसके विषय में जिम्मेदारी सबसे पहले शुरू होती है घर से। तो जो माँ बाप हैं उन बच्चों के, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। क्या माँ बाप बजरंग दल में अपने बच्चों को शामिल करके गुंडा बनाएंगे, दंगाई बनाएंगे? और जब वो दंगाई बन जाएंगे और जब पुलिस की एफआईआर उनके खिलाफ होगी, वो जेल जाएंगे और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो क्या माँ बाप ये चाहते हैं कि ऐसा हो? अरे एक मर भी गया। सो ये जो और आप देखेंगे कि इसमें है भी कौन, वो बच्चे भी गरीब समाज के बच्चे हैं। ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी अधिकारी हैं, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे कर रहे हैं मेडिकल, एमबीबीएस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इनके बच्चे जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। गरीब आदमी के बच्चों को उकसाकर, उन्हें बहला फुसलाकर ये दंगाई बना रहे हैं। असली दिक्कत यह है। तो इसलिए पहले मां बाप को देखना है कि अपने बच्चों की जानकारी रखे कि कम से कम ऐसे संगठन जो बच्चों को दंगाई बना रहे, वहां उनके बच्चे ना पहुंचे। और दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन सरकार ही जब ये सब कुछ करा रही हो, तो फिर कौन कहां से बच पाएगा? और उसको कराने के लिए जो इस सरकार का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है इस देश का तथाकथित गोदी मीडिया। सबसे बड़ा काम उसका है इस देश को तबाह करने में। और मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, सबसे पहले गोदी मीडिया को तहस नहस करेगी, बता दे रहा हूं मैं। छोड़ेगी नहीं उसको, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी। पूरे देश में हिंसा का माहौल है, क्या यही गुजरात मॉडल है? गुजरात मॉडल तो इससे भी बुरा है। अभी तो देखते रहो ना आप, धीरे 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 धीरे। और गुजरात मॉडल भी कहना इससे गलत है। यह है मोदी और अमित शाह मॉडल, मोदी शाह मॉडल है ये। गुजरात मॉडल आप ये कह सकते हो कि सबके लिए जिम्मेदार जो हैं, हम दो और हमारे दो, चारों के चारों गुजराती हैं। अधिकतर जो सांप जिनके हाथ में कंट्रोलर जो सब कर रहे हैं, ये गुजराती ही हैं। इसलिए आप कह सकते हो। सर, ये टेस्टिंग में जानकारी आई है कि इनको पहले से पता था कि यहाँ पर दंगा भड़क सकता है प्रशासन को, तो उसके बावजूद भी ये चीजें हुई। भाई क्यों हो रही हैं? प्रशासन को अगर पहले से पता है और फिर भी रोक नहीं रहा, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रही कि वो किसके द्वारा कराया जा रहा है? प्रशासन को ऊपर से इंस्ट्रक्शन होंगी कि होने देना, करना नहीं है। ये बहुत प्लान्ड वे में सब कुछ कराया गया है, ऐसे ही नहीं हो गया ये। भाई अगर किसी को जल चढ़ाना है, किसी को शोभा यात्रा निकालनी है, तो खूब निकालो। आप देखिए कितनी शोभा यात्रा इस देश में निकलती हैं। आप देखिए सिख समाज की कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। कभी आपने देखा किसी भी तरह की कोई देखा कहीं आपने? बाबा साहब के जन्मदिन पर कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकलती, कभी देखा आपने इस तरह का होता हुआ? और कितने ही इस देश में अलग अलग भिन्न भिन्न संप्रदाय के जो लोग हैं, अपने धर्म अपनी मान्यताओं के हिसाब से कितनी शोभा यात्रा निकालते, कभी कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। लेकिन जहां होना होगा, ये बीजेपी और आरएसएस के और बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद के लोग ये सब कुछ कराते हैं। और एक चीज और देखेंगे, वही हो रहा है जहां इनकी सरकारें हैं। आप यूं कह दो कि जहां डबल इंजन की सरकार है। मैंने 3 उदाहरण दिया आपको, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, अब ये हरियाणा है, सब इनके ही हैं। और अगर मध्य प्रदेश में भी होगा तो वहां भी इन्हीं की सरकार है ना। तो जहां इनकी सरकार है वहीं हो रहा है, इसके अलावा नहीं है। और मैंने इसे महमूद भाई ने जो बहुत कहा कि ये बहुत डरपोक है, चूहे हैं, घुस जाएंगे किसी बिलों में। बीजेपी के एक नेता ने कहा है, बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं पिछले साल, उन्होंने कहा कि अगर मेवात में सीएम योगी होते तो मेवात के जो पत्थरबाज हैं वो अपने घरों के पत्थर चुन रहे होते।
नहीं, वो तो कुछ भी जो मन में आता है। अगर वो सीएम होते या हम में से कोई होता सीएम तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। अगर हम पीएम होते तो हम बताते कौन क्या कर रहा होता। ठीक है ना? तो अभी है तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम जो मन में आ रहा है जो कह सकते हो। ये व्यक्ति के बदलने से फर्क पड़ता है, तो व्यक्ति के बदलने से ऐसे भी फर्क पड़ जाएगा कि तुम कह रहे हो कि वो होते और हम कह रहे हैं कि अगर हम होते तो क्या होता। ये भी चीज समझने की। अगर आप होते तो क्या होता? बताएंगे जब होंगे तब बताएंगे, जब होंगे बताएंगे। अगर हम होंगे, चेतन सिंह अगर हम होंगे तो देश में किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बनाए रखा जाएगा, उसे बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। और देश में दंगा फैलाने की, दंगा कराने की जो भी साजिश करेंगे, चाहे कितना भी तुर्रमखा हो, कितना ही पैसे वाला, कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल के अंदर दिखेगा। कोई भी होगा। आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। चेतन सिंह ने तो खुली चेतावनी दे दी कि भारत में रहना है योगी मोदी कहना होगा, आदत डाल लेनी चाहिए। तो पता लग जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। कहां है वो, ये बताओ। अभी क्या वो ये कह के मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया, ये कहां है? वो जेल में है ना। एक संकेत तो दिया ना कि भारत में अब रहना होगा, डर के खौफ के माहौल में रहना है, योगी मोदी कहना है। जो आपको डर लग रहा है, जो ऐसे कहेगा वो जेल में होगा, जैसे ये है। आपको डर लग रहा है सर? आपको डर लग रहा है? हमें क्यों लगेगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया है, ये हम सबको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी इलाज है, और इलाज है संविधान, और इलाज है कानून। आप कानून पर विश्वास रखिए, आप संविधान पर विश्वास रखिए, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मैंने आपको बताया ना कि जब लिखित में कानूनी कार्रवाई होती है उसका असर बड़ा गहरा होता है, बशर्ते आप करें तो जो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, अब योगी और मोदी जाके उसे छुड़ा लो जेल में से, अब वो जेल में पड़ा है। सर अभी है नहीं है? अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उनको, क्या कोई देख नहीं जा रहा? आप देख के आओ, मुझे तो पता नहीं। मोदी जी जब जाएंगे उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। उन्हीं की जेल है और सर उन्हीं के लोग हैं, कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगी। जिनकी जान जानी थी वो तो चली गई ना। नहीं, निश्चित रूप से। तो ये माहौल खराब किया गया है ना, इसी माहौल को ठीक करने के लिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस सरकार को, मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को, जहां कहीं भी है वो, केंद्र के अलावा राज्यों में भी जहां कहीं, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक बाकी और चीजें होंगी नहीं ठीक। एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट। 2024 में भी यही है। एक मिनट सर, ट्विटर पे एक ट्वीट आया, ट्वीट किया एक वकील ने, जिम्मेवार वकील है, कम से कम 25 से 30 हजार उसके फॉलोअर्स हैं। उसने ये ट्वीट किया कि ये जो चेतन शर्मा है, उसने पहले हथियार उठा के पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पहले सबसे पहले उसने मारा मीना को, उसके बाद में जाकर के उसने, चेतन शर्मा ने जाकर उसको गोली मारी है तीनों को। ये अगर इस टाइप के वो भड़काऊ और इस टाइप का वो गलत वो भाषण देते हैं, बयान देते हैं ट्वीट पे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल एक्शन लिया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दिक्कत अभी थोड़ा सी ये आ रही है सामने कि कानूनी कार्रवाई करेगा कौन, ये है मुसीबत थोड़ी सी। तो और एक बात है, मीडिया के ऊपर में ये जो जिहादी है, ये खालिस्तानी है, इस टाइप से अगर ये बोलते हैं जो मीडिया वाले, तो उनके खिलाफ में भी एक्शन नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से आप इस बात को इस तरह से देखिए कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हेट स्पीच इसको रोका जाए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद उसके हो रही है। और केवल इतना नहीं, आप देखिए परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज जरा सुनिए आप, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओपनली गाली दी जाए। मणिपुर का मसला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चीफ साहब के खिलाफ मतलब लगातार इनका जो तनखैया कीड़े हैं इनके आईटी सेल के, वो लगातार टर जो मचा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखें तो ऐसा माहौल कभी नहीं था। लेकिन बावजूद उसके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चीफ साहब को कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा इस समय निश्चित रूप से निडर होकर काम कर रही है। सर, जैसा आप कह रहे हैं हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हेट स्पीच जो है मीडिया के थ्रू आ रही है, तो उन पर कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए? कार्रवाई बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप आईपीसी में 32 धारा है जिनमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह है कि कर नहीं रहे ना पुलिस वाले, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसके बावजूद भी नहीं कर रहे,
आप इनकी बेहयाई, इनकी बेशर्मी और इनका दुस्साहस देखिए आप, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार उन्हें हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, सरकार उन्हें बचा रही है। कि पुलिस वाले अधिकारी जिनके, कौन करेगा कार्रवाई? आप किससे अप्रोच करेंगे? पुलिस से। अगर पुलिस के नीचे एसएचओ काम नहीं करता है, कुछ करता है, तो आप ऊपर डीसीपी के पास जाओगे, फिर ऊपर कमिश्नर के पास जाओगे। यही तो है ना तरीका। नहीं होगा तो दैन अदालत में जाओगे। लेकिन इसी लेवल पर जब इनको प्रोटेक्ट कर रही है सरकार, और इन्हें यह है कि भाई हमारा कुछ होना तो है नहीं, बिगड़ना तो है नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट की इतनी झाड़ के बाद उन्हें काम करना चाहिए। हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने पर भी काम नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा सख्त कदम एक बार उठा लेना चाहिए। 50 जो अधिकारी हैं ना, जो कंटेम्प्ट पड़े हैं, 50 अधिकारियों की फीत उतार के एक बार खुंटी पर टांग दे तो बाकी सारे के सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये स्टेप अभी सुप्रीम कोर्ट उठा नहीं रही है। अन्यथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ये कदम उठा लेगी कि जो ये लोग अदालत की बात नहीं माने, कंटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको नौकरी पर रहने का कुछ नहीं, तत्काल प्रभाव से इन्हें बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट को पावर है। जिस दिन ये कर देगी और ये 100, 150, 50 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई अधिकारियों के अपने आप सीधे हो जाएंगे, अपने आप काम करने लगेंगे। इस कदम की जरूरत है। सर, सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 2024 में जो है राम मंदिर पर हमला हो सकता है, पुलवामा जैसा कुछ हो सकता है। सर, उनके इस बयान को किस तरह देखा? आखिरी सवाल। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, आप शायद लेट हो गए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो सतपाल मलिक जी ने कहा है और ये नूह की जो घटना हुई है और फिर ये ज्ञानव्यापी पे जो एक मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, ये सारी की सारी उसी तरफ इशारा कर रही है कि जो मलिक साहब कह रहे हैं वो उनकी जो बातें या उनका जो मतलब शक है, जो वो संदेह कर रहे हैं या जो उन्हें ऐसा लग रहा है, जो संभावना वो व्यक्त कर रहे हैं, वो सही हो सकती है। तो जो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। हम तो लगातार बहुत पहले से कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। आप सबको भूलना नहीं चाहिए, पुलवामा किसका कराया हुआ सबके सामने अब तो आ रहा है। हालांकि हमने तो एक हफ्ते बाद ही कह दिया था, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, कह दिया कि सब कुछ बीजेपी का कराया हुआ है। आप देखिए, मस्जिद के बाद ज्ञानव्यापी का नंबर कुछ भी हो सकता है भाई, ज्ञानव्यापी भी और आगे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को लड़ना है। मलिक साहब